में हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने क्या देखा था, सिर्फ क्लासिफिकेशन बेसिक जो पहले से ज़्यादातर चीज़ें तुम लोगों को पता थी, एरोबिक, एनारोबिक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता थी। जो हमारा ब्रीदिंग है, गैसेस एक्सचेंज एक्चुअल में आज शुरू होगा किसमें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक आउटलाइन हम देखेंगे, किसका आउटलाइन देखेंगे, लंग्स का। यदि अपन लंग्स का आउटलाइन की बात करें तो अपना जो ह्यूमन लंग्स होता है कुछ ऐसा होगा। देखो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि आउटलाइन यदि अपन डायग्राम देखें तो जैसे देखिए यहाँ से, मतलब ये यहाँ भी बना हुआ है एयर के लिए, बट ये गलत है। मैंने कल समझाया था, एयर अपने को कहाँ से सांस लेनी है, नोज से। ये नोज से देखो, ये यहाँ पे पूरा जाता है कहाँ, लंग्स में, और यहीं पे लंग्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? आज इसको बहुत अच्छे लेवल से सीखेंगे, कैसे डिफ्यूजन हुआ, कैसे गैसेस एक्सचेंज होगा। ये यदि हम इसको जूम करके बनाएं तो कुछ ऐसा दिखता है लंग्स। इस वाले के 3 लोब होते हैं, इस वाले के 2 लोब होते हैं। जो ये वाला होता है ये कितना होता है, 625 ग्राम, ये वाला 575 ग्राम। क्लियर? ये होता है हमारा लंग्स। और यदि हम लंग्स की एल्वुलाई, जो यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होता है, उसकी एल्वुलाई कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसा। ये देखो, ये एल्वुलाई है, जहाँ पे कैसे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होती है, तो ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है किसमें, ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में CO2 गैस आ जाती है कहाँ पे, एल्वुलाई में। समझ गए? तो आज हम इसको देखेंगे पूरा का पूरा। मतलब अपने आज का पूरा टॉपिक यही है कि हमको रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, कि कैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अभी तक हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे, आज हम इसको ना एक मैकेनिज्म, इसका लॉजिकल चीज़ें देखेंगे कैसे होगा। तो जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें स्ट्रक्चर, तो ये हमारा क्या है, ह्यूमन का, ह्यूमन लंग्स का स्ट्रक्चर है। लेकिन हम इसको जानने के पहले इसकी कुछ थ्योरीज देखेंगे, है ना। तो आओ देखो इसकी थ्योरी। ये देखिए, जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है ना, तो रेस्पिरेटरी पाथवे 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक रहता है अपर पार्ट, एक रहता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, हमारा नोस्ट्रिल्स वाला पार्ट आता है, नोज वाला पार्ट आता है। तो अपर पार्ट में आएगा नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स। अपर पार्ट में क्या आएगा, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, याद रखिएगा। लोअर वाले पार्ट में आएगा लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। मतलब लगभग यदि आप मान लो तो लोअर पार्ट यहाँ से शुरू होकर पूरा लंग्स तक जाएगा, लोअर पार्ट होगा। इतना नोज से यहाँ तक वाला पार्ट होगा, अपर पार्ट होगा। समझ गए? अपर पार्ट होगा और लोअर पार्ट होगा। और एक चीज बताऊं, यदि आप इसको काम के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो भी 2 पार्ट रहेंगे। एक वो वाला पार्ट जो एयर को ले जाता है, जिसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। एक वो वाला पार्ट जो गैस को चेंज करता है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज जोन। क्या बोलेंगे? मतलब जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमारा मेन पार्ट होता है एल्वुलाई। आज हम ये तक देख लेंगे कि कैसे एक्सचेंज होता है। क्लियर? चलिए, तो ये हम कंडक्टिंग जोन की बात करें तो नॉस्ट्रिल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, मतलब नॉस्ट्रिल्स मतलब नोज वाला पार्ट, फिर उसके अंदर जो ब्रांचेज रहेंगी ना, यहाँ तक की पहुँच गया। जो टर्मिनल, एक पाइप आई थी ब्रांचेज बनाने वाली थी, तो पाइप मतलब ऊपर से लेके ब्रांचेज तक का पूरा हमारा क्या होगा, कंडक्टिंग जोन। मतलब नॉस्ट्रिल्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ से जो हमारा लैरिंग्स गया था ना, ये पूरा जहाँ से गैस जाती है, पूरी ब्रांचेस 2 निकलती हैं, ये पूरा तक हमारा क्या रहेगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। उसके बाद एक्सचेंज कहाँ होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स या एल्वुलाई। मतलब मेनली हमारा जो वो एक्सचेंज होगा कहाँ होगा, एल्वुलाई में। क्लियर? उसके बाद ये देखिए, डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से समझ में आएगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है बेटा, ये एक्सटर्नल नोज वाला पार्ट, ये देखो, अब देखना समझ में आया। नेजल कैविटी, ये वाला जो पार्ट है ना, ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी बहुत बार कंफ्यूज होता है। नेजल कैविटी के जस्ट बाद होता है फेरिंग्स। नेजल कैविटी के जस्ट बाद क्या है, फेरिंग्स। यहीं कहीं आसपास एपिग्लॉटिस भी होता है। ये दिख रहा है, ये एपिग्लॉटिस होता है, ये एपिग्लॉटिस। देन लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं कंठ, जहां से आवाज निकलती है। वक्कल कॉर्ड, जहां से आवाज निकलती है, यहीं से आवाज निकलती है, लैरिंग्स। देन ये वाला पार्ट आ गया बेटा ट्रैकिया। क्या आ गया,
और देखिए ये ट्रैकिया मतलब इसको हम विंग पाइप भी बोलते हैं, हवा वाली पाइप। एक होती फूड पाइप ओइसोफेगस, एक होती है विंग पाइप, है ना। तो ये हो जाएगी, ये एयर वाली पाइप होती है। देखिए ये एक ब्रांच गई, और सुनिए ना, ये यहाँ तक का जो पार्ट है यही था टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। मजा आया, ये देखो ये है ना ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकाई है। अब ब्रोंकाई का एंडिंग वाला पार्ट उसका टर्मिनल। टर्मिनल मतलब क्या होता है? किनारा। क्लियर। और ये हमारे दोनों हो जाएंगे लंग्स। कितना प्यारा दिख रहा है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट देन पार्ट सेकेंड। ये वाला पार्ट हमारा अपर है, ये वाला पार्ट लोअर वाला पार्ट है। फील हुआ थोड़ा थोड़ा? अब इसके ना कुछ पता है, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ना जिसको हमको पता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से अपन नोट्स बनाने के लिए पता करेंगे। पहला क्या होता है, प्रेजेंट इन थोरैकिक कैविटी। जो लंग्स होता है हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। जिसको नहीं पता तो जान लो। शक है कि कहीं बंद ना हो माइक, ये खुला है। कुछ बच्चे हाँ 12th वाले नहीं है। हाँ एक चीज़ और मेरे को याद आ गया, मेरे को ना तुम लोगों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है। हम मानते हैं कि यह सीजन लव वाला है, लेकिन कोई भी कोचिंग में नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? ये जो सीजन है प्यार मोहब्बत वाला सीजन है। अब तो समझ में आया? लेकिन प्यार मोहब्बत कोचिंग में बंद। मैं यदि किसी को पकड़ लिया ना मोबाइल चलाते हुए, याद रखना कोई भी हो XYZ, कुछ 12th में है कुछ 11th में है, आज तो नाम नहीं ले रहा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की कसम खाता हूँ, यदि हम नेक्स्ट टाइम पे हमको शक भी हुआ ना तो मैं यहाँ पे नाम लेके और वीडियो क्लिक आपके पेरेंट्स को भेजूंगा। हमारे कोचिंग में नहीं होनी चाहिए। पूरा अराउंड मेरा पूरा ये एरा जो है ना, मेरी जो होम रेंज है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये गौतम नगर थाना के आसपास ये मेरा इलाका है। समझ गए? किसी को भी पाऊँ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, हम फोन में बात करते देखे तो हम तो पहले इंक्वायरी करेंगे कौन है। पेरेंट्स से तो हम उनको बताएंगे बहुत देर से बात कर रही थी और अभी आपको लगाई है। बोलेंगे इसका कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक करो। अब मैं बुला लाऊंगा धीरेन्द्र सर को, और बहुत एक्सपर्ट है, याद रखना। ये हमारी पहली और लास्ट वार्निंग है। अब यदि हमको कुछ शक भी हो गया ना तो याद रखना हमारा शक 100% या 100% सही होता है। भूपेंद्र सर का शक। अब तो मैं इंक्वायरी नहीं करता था, अब तो मैं एक दिन में 40-50 बार ऊपर से नीचे आऊंगा जाऊंगा। ये टॉपिक कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन ये एक्चुअल में है, मेरे दिमाग में था। ठीक है, लेट बोलने के लिए गलती माफ करो, लेकिन ये है। आओ तो समझ गए ना, कहाँ रहता है लंग्स, कहाँ रहता है दिल, कहाँ रहता है वो भी थोरेसिक कैविटी में, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीदिंग। बेटा गैसियस एक्सचेंज को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, जनरली नोन एज रेस्पिरेशन। यदि कोई ऐसा बोलता है ये गलत है तो मेरे से मिलाना। गैसियस एक्सचेंज को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, लेकिन हम इसको सामान्य तौर पर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। नॉर्मली गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, ब्रीदिंग, लेकिन हम नॉर्मली इसको क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन। यदि आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन में आपको ब्रीदिंग टाइप का कोई शब्द नहीं है, रेस्पिरेशन टाइप का है, तो आपको नीट का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ये हमारे इंडिया की जो सबसे फेमस MBBS की बुक है फिजियोलॉजी का, सिम्बुलिंगम, उसमें लिखा हुआ है, मतलब रेस्पिरेटरी 13 चैप्टर का पहली लाइन ही लिखी हुई है, याद रखिएगा। तो ये एकदम सही पॉइंट है, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, है ना। तो गैसियस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, बट नॉर्मली हम उसको क्या बोल सकते हैं। और मजे की बात देखिए, जो बेटा ये आपके नीट में पूछा जा चुका है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको चिपकाया हूँ। क्या पूछा जा चुका है कि कौन कौन से एनिमल्स में कहाँ कहाँ से ब्रीदिंग होता है। तो सुनिए, यदि हम बात करें स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा और फ्लैट वॉर्म, इनमें गैसियस एक्सचेंज होता है बॉडी सरफेस से, मतलब ये सिंपल इनकी बॉडी होती है। यहाँ से O2 जो है बॉडी के अंदर जाता है, और यहाँ से जो CO2 है बॉडी से बाहर डायरेक्ट चला जाता है। कौन सी प्रोसेस बोलो, डिफ्यूजन। सोते रहो सब, कौन सी प्रोसेस, पक्का, चलो तुम भी आए हो। फिर देखो इधर अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल, मतलब कि स्किन, क्यूटिकल को हम क्या बोल देंगे, स्किन। उसके बाद देखो इंसेक्ट में आता है
ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, क्या आती है? ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट में, मतलब इंसेक्ट में लंग्स, कल बोला था लंग्स होगा तो बोला था ना, हाँ याद रखना। नेक्स्ट, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। एक्वाटिक मतलब वो जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक मतलब वो जो पानी में रहते हैं, तो गिल्स, लेकिन एक्चुअल में जो गिल्स है वो फिशेस में भी है, इसमें दिया है, आगे दिया होगा शायद, है ना। फिर होता है एम्फीबियन बर्ड्स, रेप्टाइल एंड मैमल्स लंग्स, एम्फीबियन बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स में होता है लंग्स में। फ्रॉग में जो है ना बेटा, लंग्स और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब कि मॉइस्ट स्किन और लंग्स दोनों से होता है फ्रॉग में। ये आपके एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ को ही छापा गया है, सेकंड पैराग्राफ को छापा गया है, सेम टू सेम। क्लियर, याद रखिएगा, आपके नीट में आता है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कब एक्टिव होता है और कब इनएक्टिव हो जाता है, उसको नॉर्मली क्या काम होता है। बढ़िया बढ़िया लाइन निकाल के लिखी गई है, एकदम ध्यान से सुनना, मजा आएगा। क्लियर, तो पहला पॉइंट ये दिया गया बेटा, ये सबको पता है, आप सबको पता, फिर भी मैं बोलूंगा, तुमको सुनना पड़ेगा। चलिए क्या लिखा है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच O2 इज टेकन इन CO2 इज गिवन आउट। समझ गए? रेस्पिरेट, देखो फिर से रेस्पिरेशन बोला ना, वैसे तो हम क्या यूज करेंगे, ब्रीदिंग, क्या बोले, लेकिन रेस्पिरेशन में भी होता है। रेस्पिरेशन में क्या, ऑक्सीजन लेता है, वो ब्रेक डाउन करता है और ग्लूको कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ऐसे। तो समझ गया ना मेरी बात, ठीक है। हालांकि बीच में कुछ और करता है, लेकिन नॉर्मली तो यही होता है। फिर देखिए, ये बहुत फेवरेट पॉइंट है मेरा, इससे मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग ध्यान से पढ़ना इसको। क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट ब्रीथ टेक प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ फीटल लंग्स। जो बच्चे होते हैं वो पहली बार सांस तब लेते हैं जब वो पैदा हो जाते हैं, पेट में रहेंगे तो नहीं लेंगे, पक्का ना। अब और सांस बंद कब करते हैं, जब वो किसी दूसरे के पेट में जाएंगे। कोई मरता है तो पैदा भी तो होगा, मरने के बाद क्यों लेगा सांस? हाँ, क्योंकि जो जब वो पेट में होगा तो उसको गैसेस एक्सचेंज मदर के प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। आओ इधर, नॉन फंक्शनल सो ड्यूरिंग इंटर यूटेराइन लाइफ, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है। मतलब क्या लिखा है, नॉन फंक्शनल, मतलब कि लंग्स उसका काम अभी नहीं कर रहा, तो सो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मतलब बेबी अभी यूट्रस में है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन फीटल ब्लड एंड मदर ब्लड, तो उस टाइम पे जो गैसेस एक्सचेंज होता है बच्चे के ब्लड और मम्मी के ब्लड के बीच में होता है, मतलब मम्मी से बच्चा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। समझ गए? इसीलिए प्लेसेंटा के जब पूछा जाता है, 12th में एक टॉपिक है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो वहाँ पे ये भी बोला जाता है कि गैसेस एक्सचेंज, फूड प्रोवाइड, ये दोनों बोले जाते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो अच्छा पॉइंट है ना दोनों। अब एक क्वेश्चन जिसको नहीं पता, जिसको बता चुका हूं ना, वो हाथ नीचे रखेगा। इसी वाले पॉइंट से क्वेश्चन उभर के आया, वो वाला जो मैं पूछा करता हूं, फिर भी एक बार सुन लो। जिसको पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी बता दूंगा। जैसे मान लो कि कोई आंटी हैं, कौन वो गई हॉस्पिटल और मतलब उनका 9 महीने 7 दिन हो चुका था, बस अब होने वाला था, ठीक है। तो जब वो हॉस्पिटल में गई ना तो कुछ गड़बड़ी हो गई, तो डॉक्टर ने बोला कि अब इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, कुछ मतलब ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। तो गई, अब उनका ऑपरेशन होना था, अब वो अंदर मतलब रूम पे चली गई जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे, बेबी को बाहर निकाल रहे थे। बाहर उसके मतलब उनकी जो आंटी थी कि जो अंकल थे, मतलब जो बच्चों के अंकल थे, वो बाहर वेट कर रहे थे। अरे उसके बड़े मतलब समझ, आंटी के अंकल बाहर वेट कर रहे थे, ठीक है। अब वो करते रहे, आधे घंटे 1 घंटे बाद डॉक्टर जब बाहर से आते हैं ना, तो आने के पहले रेड वाली लाइट जल जाती है, तो आके बोलता है कि आई एम सॉरी। तो वो एकदम भड़क जाते, बोले अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, अब तुम आई एम सॉरी क्यों बोल रहे हो, मतलब समझ गए, वो टपक जाता है। तो फिर वो ना बच्चा, ठीक है, अब जब वो एक्सपायर हो जाता है तो ना क्या होता है, उसके जो घर वाले रहते हैं, मतलब जो अंकल हैं, उनके ससुर, ये सारे लोग मिलके डॉक्टर को बहुत प्रताड़ित करते हैं, उसके ऊपर केस कर देते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरा चिराग, मेरा वारिस चला गया, मतलब मर गया। तो अब ये मामला इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है कि ये कोर्ट तक चला जाता है, हाई कोर्ट तक। तो हाई कोर्ट में फिर कैसे प्रूव किया जाएगा कि बच्चा पेट में ही मरा था कि पैदा होने के बाद मरा है, कैसे प्रूव किया जाएगा?
कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। पता है ना? पता है ना? कैसे प्रूव करेगा? देखो, यदि बच्चा बाहर आके मरा है तो सांस लिया होगा, और सांस लिया होगा तो उसके लंग्स में हवा चली गई होगी। लेकिन यदि बच्चा पेट में ही मरा होगा तो सांस तो लिया नहीं होगा, और सांस नहीं लिया होगा तो खाली रहेगा, मतलब वो उसका जो लंग्स है वो चिपका हुआ रहेगा। लेकिन यदि बाहर आया सांस लेगा तो लंग्स फूल जाएगा। तो अब क्या होता है, इसको जज प्रूव कैसे करेगा कि ऐसा हुआ था? तो क्या करेगा ना, वो जज पहले डॉक्टर था फिर जज बना था। समझ गए? तो क्या करेगा ना, एक बाल्टी पानी ले आएगा। अब वो बेबी तो मर गया ना, थोड़ी बताएगा कि मैं बाहर आया था, वो तो मर गया, कैसे बताएगा? तो ना उसके लंग्स को काटेगा, लंग्स को काट के ना पानी में डाल देगा। यदि पानी में लंग्स डूब गया, इसका मतलब यह है कि बेबी पेट में मर गया था, क्योंकि उसके लंग्स में हवा नहीं भरी है, ठीक है। लेकिन यदि लंग्स तैरने लगा, बस डॉक्टर भगवान से यही उम्मीद करेगा, हे प्रभु तैरे ना। यदि वो तैरने लगा मतलब बच्चा बाहर आके मरा है। अब बाहर आके मरा मतलब कि डॉक्टर की गड़बड़ी थी। डॉक्टर को तो पहले ही पता है कि ऐसा ऐसा होगा, तो फिर वो तो बचने के लिए अब तो कोई कुछ भी झूठ बोलता है ना, बचने के लिए तो वो नहीं प्रूव कर पाए तो उसको फिर जेल हो जाएगी। पूछती, लेकिन कठिन सवाल पूछती। समझ गए? दोनों पॉइंट समझ में आए? ये दोनों समझ में आया? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मेरे मन में आया, एक बात बोलूं? जो MBBS होता है ना, ये एक बहुत सुंदर एहसास होता है अपन लोगों के लिए। मतलब यदि तुम इसको फील करो ना, ऐसे मतलब एकदम रूह खुश हो जाती है, बाप रे मजा आ जाता है अलग लेवल पे। समझ गए? ये तभी खुश होगा, ये तभी मिलेगा जब किसको, क्या हुआ? बात कर लो जी। समझ गए? तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। क्या लिखा है? आफ्टर ब्रीथ, हाँ सैली ध्यान देना बेटा, आफ्टर ब्रीथ द रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू थ्रू आउट दी लाइफ परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन इज अकर आफ्टर डेथ। यदि मर गया तो कोई भी सांस नहीं सुनना है, इसीलिए मरने के बाद उसके नाक में ऐसे उंगली लगाते हैं। देखिए वो मूवी में कई बार होता है ना, ऐसे मर गया तो ऐसे लगाते हैं कि CID में, हाँ लगाता है ना, हाँ उनने पढ़ा है ये चीज़ उनने। आओ फिर अपन देखेंगे ना, सुनो तो मेरी बात, एक अच्छी सी बात बताता हूँ। अपन देखते हैं कि अपन 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। मैंने सबका ठोक दिया यहाँ पे। देखो न्यूबॉर्न जो नया बच्चा होता है ना, जल्दी जल्दी सांस लेता है, इसीलिए आप नए बच्चे के चेस्ट में ऐसे मतलब देखोगे ना तो उसका पता है हार्ट बीट भी ज़्यादा होता है। जो न्यू बेबी होता है ना, उसका हार्ट बीट पता है कितना होता है? बताओ, न्यू बेबी का हार्ट बीट कितना होता है? बाप रे, ये तक नहीं पता, तुम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लिए। कितना होता है? 100 से 120। कितना होता है? 100 से 120 बीट पर मिनट। अपन लोग कितना होता है? 72। यदि हम बात करें एडल्ट का तो होता है 12 से 16। यहीं से अंदाजा लगा लो ना, बेबी में रेस्पिरेशन ज़्यादा है तो हार्ट बीट ज़्यादा होगा। और यदि हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लो बेबी ऐसे 14 साल 13 साल का है तो उस टाइम पे इतना होता है। तो आपके एग्ज़ाम में 12 से 22 या 25 तक का डाटा यदि मिलता है तो ये सही है। क्या इतनी O2 नहीं लेता? O2 का अमाउंट कम होता है तो जल्दी जल्दी लेगा, क्योंकि चाहिए तो उतनी। हेलो, अब मान लो तुम एक रोटी को कितनी बार में खाती हो? सच सच बताना, एक रोटी को कितनी बार में खाती हो? तो मतलब एक रोटी को 5 रोटी एक बार में, तो तुम्हारा स्टेप कम हो गया। अब जैसे मान लो कि कोई 5 रोटी को 10 बार में खाता है, तो क्या करेगा? वो जो 10 बार में करेगा तुमने एक ही बार में कर दिया। चलो समझ गए? तो मतलब जो बेबी होता है ना, उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा ले नहीं पाता, जल्दी जल्दी लेगा। हेलो, आगे बोलूं? आगे बोलूं? बोलूं? अरे समझ गए क्या बोलूं? अरे यार कैसे करते हो? चलो आगे। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, मजा आ गया। हम देखेंगे पहले अंतः श्वसन बहिः श्वसन। हाँ
इंस्पिरेशन मतलब होता है सांस को अंदर लेना। क्या होगा? ड्यूरिंग विच एयर इंटर द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर से ऑक्सीजन को अंदर लेना। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन क्या होगा? अंदर की हवा को बाहर निकालना। एक क्वेश्चन पूछूं, बाहर कैसी भी है एयर हो, ठंडी हो, गर्म हो, कैसी भी हो, जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो गर्म क्यों होती है? नाक से तुम नॉर्मल नाक वैसे देखो गर्म है। हाँ, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या 37 होता है, तो जो लंग्स में एयर गई है ना वो गर्म हो गई है। हेलो, इंस्पिरेशन जो होता है एक्टिव प्रोसेस होता है और एक्सपिरेशन जो है पैसिव प्रोसेस होता है। मतलब सांस जब हम लेते हैं ना तो हम काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी की एनर्जी खत्म होती है, लेकिन जब सांस बाहर आती है ना तो कोई एनर्जी खत्म नहीं होती, अपने आप बाहर आ जाती है। अरे जब गुब्बारे में हवा भरोगे ताकत लगाते हो ना भाई, निकालते टाइम खोले पूछू। अरे यार समझ गए ना, होता है ना। हाँ चलिए अब देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन कौन से रास्ते से कहाँ कहाँ जाती है। कितनी बार बताऊं, सबको पता है। नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। याद रह जाएगा? एक बार और बोलो, पढ़ो। हाँ तुम बताओ, नोज से सांस क्यों लेना चाहिए, मुंह से क्यों नहीं लेना चाहिए? नाक से ही सांस क्यों लेना चाहिए? इतना टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, तुम बताओ। मतलब उसको प्योर कर देती है, फिल्टर कर देती है, और ये बताना चाहिए ना जी। ये देखो, हाँ सही तो बोल रही है, मुंह थोड़ी बाल होते हैं मुंह में, मतलब। चलिए ये देखो, क्यूट सा बेबी, आइए। क्यों हंसी? हाँ, इसका गाल मत पकड़ना, सीधे हड्डी आ जाएगी हाथ में। देखिए, नेजल कैविटी प्लस पैरानेजल साइनस या नोस्ट्रिल्स। ये देखो, ये देखो, इधर पे बाल दिख रहे छोटे छोटे, ये नहीं दिख रहे? जूम करूं? अभी दिखाऊंगा, रुक जाओ। फिर उसके बाद ओरल कैविटी, मुंह वाला पार्ट ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, देखिए ये फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, देन लैरिंग्स के बाद देन देखो ट्रैकिया, कितना प्यारा दिख रहा है, बाप रे। ठीक है, ट्रैकिया के बाद क्या आएगा? देखो, कार्निया ऑफ ट्रैकिया मतलब इसकी ब्रांचेज। आप पता है इसको ना प्राइमरी ब्रोंकियोल्स भी बोल सकते हो, आगे हम बताएंगे। ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, फिर डिवाइड होगी तो सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, फिर ये ऑल डिवाइड होगी तो टर्सरी ब्रोंकियोल्स। अभी हम आगे देखेंगे, क्लियर। उसके बाद अब देखो, ये पूरा हमारा पार्ट हो गया लंग्स, 3 पार्ट बहुत बार बता चुका हूँ, है ना। अब अपन देखेंगे ना, जो अपन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पढ़े ना, उसको हम रे डायग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे? रे डायग्राम। तो आ जाइए, अब यहाँ पे देखो कैसे वो एयर लेगा, कैसे नाक से, कैसा पूरा पूरा रास्ता। देखो नोज है ना, नोज, ये देखो बाल दिख रहे, देखो ना। हाँ अब देख रहे इसको बहुत सही से। can filter out lots of dirt from the air. Then the air enters trachea or windpipe through pharynx or throat. ये This O2 है, pharynx has one more opening which O2 मॉलिक्यूल है। windpipe. ये देखो, Whenever air enters it, stomach sends it back as birth. और सुनो, मैंने बताया था अभी जस्ट, हाँ मैंने बोला था ये वाला जो है ना बेटा, ये पूरी की पूरी विंड पाइप है और ये पीछे वाली फूड पाइप है। मतलब जो ये सामने वाले से हवा जा रही है, अब पीछे वाली से क्या जा रही है। कितना प्यारा दिख रहा है, समझ गए? एक बार इसको तुम पूरा देखो, फिर मैं इसको ना और अच्छे से बताऊंगा। समझ में आ गया ना? क्या? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस अब ये पीछे है, यहाँ पे, यहीं पे रहेगा एपिग्लोटिस, यहाँ से ऐसे आएगा। ये देखो गला, ये है ना। आओ करूँ चालू। ये ना, ये ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। अब आपको पूरा लंग्स तक दिखेगा क्या कहानी है इसकी।
ये जो है ना, ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स है। कौन सी है? प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्सरी ब्रोंकियोल्स। मतलब ये जो पाइप रहती है ना, बहुत सारी ब्रांचेज रहती हैं, और इन ब्रांचेज में ये है एल्वुलाई। क्या है? और यहीं से ऑक्सीजन बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। अब ना डिस्टर्ब करूंगा बस। हाँ, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब ना डिस्टर्ब करूंगा लोग। ये ऑक्सीजन गई, ये फेरिंग्स, नीचे जा, ये विंग्स पाइप, ये विंड पाइप हो गई, ट्रैकिया भी बोलेंगे इसी को। ये प्राइमरी ब्रोंकियोल से, ब्रोंकियोल मतलब प्राइमरी ब्रोंकियोल। लंग्स के अंदर देखो पार्ट भी डिवाइड है, उधर 3 इधर 2। इसके बाद जब अंदर जाएगी तो डायफ्राम क्या होगा, ऊपर शिफ्ट होगा, जिससे उसका एरिया बढ़ जाए। अभी हो गई उसकी ब्रांचेज, जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, या ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई भी बोल सकते हो ब्रोंकियोल्स को। ये आ गया इसके एल्वुलाई में। एल्वुलाई में ऑक्सीजन आ गई है ना। अब एल्वुलाई से कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ये देखो ब्लड में आ गया। आजा, नहीं आएगा? हाँ, मतलब ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में जो ग्लूकोज होगा उसका ब्रेकडाउन कर देगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड से वो कहाँ चला जाएगा? आर्टरी में जाएगा। आर्टरी से फिर से वो एल्वुलाई में आ जाएगा। एल्वुलाई से फिर से वो बाहर चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग 2 टाइप्स का है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो आओ दोनों हम समझेंगे यहाँ पे। से स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं नोज। क्या बना लेते हैं? देखिए बेटा, अपन एक काम करते हैं, ये नोज से जाएगा नेजोफेरिंग्स। क्या जाएगा? नेजोफेरिंग्स। मतलब ये समझ लीजिए कुछ ऐसा नेजोफेरिंग्स है, देन लैरिंग्स है। नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, है ना। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा हो जाएगा नेजोफेरिंग्स। एक बात बताऊं, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, इसीलिए मैं इसका वीडियो तक लाया हूं। ठीक है, नेजोफेरिंग्स बोलिए, फेरिंग्स, यहाँ पे आ जाएगा ट्रैकिया या लैरिंग्स, है ना। तो आइए अब यहाँ से देखिए, ये वाला यहाँ से, अब ये पाइप आ रही है ना, ये पाइप आई,
ये पाइप यहाँ पे आई, यहाँ पे बीच में रहता है क्या, बीच में रहता है हार्ट, है ना, बीच में रहता है हार्ट, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें तो इधर साइड वाला हो जाएगा राइट लंग्स, इधर साइड वाला हो जाएगा लेफ्ट लंग्स। क्लियर। अब सुनिएगा मेरी बात, जो लंग्स है ना, तो लंग्स को हम बोलते हैं प्लूरल, लंग्स के लिए यूज करते हैं, जितने भी लंग्स के नाम होंगे ना, सारे के सारे नाम प्लूरल से स्टार्ट होंगे। क्लियर। तो आइए हम अब यहाँ पे बात करें तो लंग्स में दो लेयर होती हैं, एक मतलब कि ये वाली, जैसे एक ये लेयर हो गई, एक मैं यही बना देता हूं। देखिए ये यहाँ पे ये प्लूरल मेम्ब्रेन है बेटा, ये दोनों हमारी कौन सी हैं, ये है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन में दो हैं, तो अंदर वाले को हम बोलेंगे विसेरल प्लूरल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली को बोलेंगे पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके बीच में, जो इसके बीच में स्पेस है ना, इस स्पेस को हम बोलेंगे प्लूरल स्पेस या कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके बीच में यहाँ फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। समझना, बहुत मजा आएगा। क्लियर। उसके बाद सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगा, सेम कंडीशन यहाँ, जैसे यहाँ तो यहाँ भी सेम रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे पता क्या होगा बेटा, यहाँ पे ना इसकी ब्रांचेज बनेंगी। जैसे मान लीजिए कि ये इसकी दो ब्रांचेज हो गई, तो हम इनको बोलेंगे इधर, इनको ये क्या है बोलो, क्या है, ट्रैकिया। क्या है ये, ट्रैकिया, या इसी को हम विंड पाइप भी बोल देंगे। उसके बाद ये हमारा क्या है बोलो, ब्रोंकियोल्स, है ना, ये ब्रोंकियोल है, ये ब्रोंकियोल है। और हम इनको, जो इसकी ब्रांचेस, इसको हम ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। तो उनमें से जो पहली वाली ब्रांचेज है, इन दोनों को हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। आप जब डायग्राम बनाना हो तो लिख लेना, यहाँ कचड़ा हो जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, इसकी ये डिवाइड हुई तो सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, पता, इसमें फिर ये डिवाइड हो जाएंगी, फिर ये डिवाइड हो जाएंगी, यहाँ से फिर ये डिवाइड हो जाएंगी। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे जो इनमें डिवीज़न होता है ना, फिर लास्ट यहाँ पे क्या होते हैं बताइए, एल्गुलाई। क्या होंगे यहाँ पे, एल्गुलाई। और एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज जो होता है, एक्सचेंज जोन यही है। कंडक्टिंग जोन एक्सचेंज जोन था ना, एक्सचेंज जोन यही है। अब यहाँ बहुत भयंकर मजा आने वाला है, समझिए मेरी बात। नीचे बेटा क्या है बोलो, नीचे क्या है, ये क्या है बोलो, ये है डायफ्राम। क्या है, ये डायफ्राम है। और जो डायफ्राम है ना बेटा, तो डायफ्राम कहाँ से अटैच होता है पता है आपको, डायफ्राम यहाँ रिब्स केज से अटैच होता है। कहाँ से अटैच होता है, ये रिब्स केज है। अब यहाँ पे रिब्स केज में क्या होगा, देखो ये यहाँ पे अटैच होगा, इसके मतलब जो डायफ्राम का अंदर वाला लेयर है, लंग्स के बाहर वाली लेयर से अटैच होगा। क्लियर। और यदि ये रिब्स है ना, जैसे एक ये रिब्स है, एक रिब्स है, मतलब यदि हम यहाँ पे रिब्स बना दूं, यदि मैं बोलूं कि ये एक रिब्स है पहली और ये दूसरी रिब्स है, दोनों रिब्स के बीच में आपको पता है क्या मसल्स होती हैं, दोनों रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं। यदि हम उन मसल्स की बात करें, जैसे मान लो कि ये हमारा मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे जाती है, तो यहाँ पे दो मसल्स होती हैं, एक मसल्स जो अंदर से बाहर जाती है, एक मसल जो बाहर से अंदर आती है। तो यहाँ पे दो मसल्स होती हैं, एक ऐसी होती है और एक मसल्स क्या होती है, ऐसी होती है। क्लियर।
तो जो मसल्स इसको बाहर उठाएगी ना उस वाले मसल्स को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? क्या हुआ? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब एक काम करो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को तुम सिकोड़ दो, यहां फिक्स कर दो और यहां इसको सिकोड़ दोगे तो अपने आप ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। जैसे दो मसल्स हैं ऐसी, है ना, इन दोनों के बीच में मसल्स है, ये रिब्स हैं, हमने इस वाले पाइप को क्या किया, सिकोड़ दिया तो अपने आप ऐसे उठ जाएगी। और जब उठ जाएगी तो डायफ्राम, मतलब ये मान लो कि ये वाली मसल्स ना इसको खींची, ये वाली जो रिब्स है इस वाले रिब्स को ऊपर खींची, जब ऊपर खींचेगी तो यहाँ डायफ्राम भी है, डायफ्राम भी ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा। आप सांस लो, जब आप सांस लोगे ना तो ये वाला जो ये है ना ये आपका ऐसे मुड़ जाएगा। अभी मैंने वीडियो में भी दिखा दूंगा, रुक जाओ, है ना। तो अब मैं देखूंगा कब हम सांस लेंगे और कब सांस बाहर निकालेंगे, तो इसको हम समझेंगे यहां से। देखिए ये सब रेडी करके रखा हूं। ये क्या होगा बेटा? इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन मतलब क्या होगा पता है? इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना। कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेंगे? सोए नहीं, ठीक है। कैसे ऑक्सीजन को अंदर अरे उधर नहीं, इधर बोल रहा हूं, उधर की देख रही। कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेंगे? देखिए मेरी बात, मजा आएगा। कॉन्ट्रिक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मतलब एक ये मसल्स है, एक ये, मतलब ये दोनों रिब्स हैं, ये रिब्स है। जब रिब्स के बीच में जो मसल्स है, जैसे मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन होगा ये सिकुड़ेगी तो, अरे यार समझ क्यों नहीं रहे भाई, ये मसल्स है ना, इसमें ये सिकुड़ेगी। जब ये सिकुड़ेगी मतलब ये यहाँ फिक्स कर दो, ये सिकोड़ दो, जैसे यहाँ सिकुड़ेगी तो ये अपने आप नहीं नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और जब नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ जगह ज़्यादा हो जाएगी ना, तो हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, केस का जगह बढ़ता है। आओ, तो जैसे ही कॉन्ट्रिक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या होगा? थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब अपने चेस्ट में जो लंग्स है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगड़ाई ना लें, क्लास है, घर नहीं है, ठीक है। जैसे इनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा पता है आपको? इधर देखो, इधर जब इनका वॉल्यूम बढ़ेगा ना बेटा, सुन लो मेरी बात, ये वाली लेयर बाहर चली जाएगी, क्योंकि ये वाली लेयर इससे अटैच है। मजा आ गया यार। ये वाली लेयर बाहर साइड शिफ्ट हो जाएगी, अच्छे से देखो, फिर मत पूछना। ये वाली लेयर बाहर चली गई, ये वाली लेयर जब बाहर चली जाएगी तो मेरे को ये बताओ प्लूरल स्पेस बढ़ेगा कि घटेगा? तो प्रेशर कम कि ज्यादा? कम। अरे यहाँ पानी भरा हुआ है, तुमने बाहर वाली, मुस्कान, पानी भरा, बाहर वाली लेयर को बाहर खींच दिया तो जगह ज्यादा हो गई, पानी तो उतना ही है, तो प्रेशर कम कि ज्यादा? तो लंग्स का प्रेशर क्या हो गया? तो बाहर से हवा कहाँ जाएगी? बाहर ज्यादा प्रेशर हो गई, अंदर कम होगी तो बाहर से कहाँ जाएगी? हो गया इंस्पिरेशन। देखो क्या हुआ, अवे फ्रॉम द पेराइटल प्लूरल एंड विसरल प्लूरल, मतलब पेराइटल प्लूरल विसरल प्लूरल से बाहर दूर चली गई। जैसे वो दूर जाएगी तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। इंट्रा प्लूरल प्रेशर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज द लंग्स प्रेशर, लंग्स का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर कम, लंग्स का प्रेशर कम हो गया, तो इंट्रा एल्वुलर प्रेशर मतलब एल्वुलाई का प्रेशर कम हो जाएगा। एल्वुलाई का प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा? एयर जो गोज एटमॉस्फेयर टू एल्वुलाई, मतलब हवा क्या है, एनवायरमेंट से, हेलो नहीं, पक्का सुनो मेरी बात फिर से। जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रिक्शन होगा तो थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा। थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा तो जो दो लेयर थी ना, तो बाहर वाली लेयर बाहर चली जाएगी, तो वो जो प्लूरल स्पेस था वो डायमीटर बढ़ जाएगा। पानी तो उतना ही रहेगा, डायमीटर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, तो लंग्स का प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर से हवा कहाँ? हेलो नहीं, ओए आलस का कीटाणु मत फैलाओ, आलसी इंसान। चलिए अब देख, हाँ एक चीज तो भूल ही गए थे जो एग्जाम में आती है आपके, ये कैसी प्रोसेस है? अभी टाइम लगेगा, टेंशन ना लो, आराम से 15 मिनट लगेगा। मैं बोला 7:30 पूरा, देखो ना मटेरियल रेडी भाई, 7:30 तक का मटेरियल रेडी, ये देखो अभी एक वीडियो भी है। आओ अब अपन देखेंगे क्या? एक्सपायरेशन, मतलब कि क्या होगा? अब अंदर से बाहर,
उल्टा कर दो, वहां पे कॉन्ट्रिक्शन हुआ तो रिलैक्सेशन कर दो, तो क्या होगा, रिलैक्सेशन इन डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब रिलैक्सेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी कम हो जाएगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब कि अब डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, पेराइटल प्लूरल एंड विसरल प्लूरल टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगी। पानी तो उतना ही है, पास हो गई तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और जैसे इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स का प्रेशर बढ़ेगा, एल्बुलाई का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर प्रेशर बाहर तो गचाक। हेलो, अंदर से एयर बाहर, कौन सी एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी एयर। अब कैसे पता कि हमको बाहर जाना है अंदर आना है, कि हमने ऑक्सीजन लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वहां भी तो कोई मैकेनिज्म होती होगी ना, नहीं होती, देखेंगे कैसे होती है, आओ सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो समझिए, ये आपका जो ग्रीन, जो ये आपका है ना, ये एल्बुलाई है, ये मैं कचरा नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा, ये एल्बुलाई है, समझना। ये मान लो ब्लड वेसल्स है, क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स हमारी आ गई एल्बुलाई के पास, कहाँ आ गई, एल्बुलाई के पास। अब क्या होगा, ब्लड वेसल्स में PCO2 है 46 mm ऑफ Hg और PO2 है 40 mm ऑफ Hg, क्योंकि एक्चुअल में ये ब्लड वेसल्स हमको ऐसा लगता है कि वेन टाइप की होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो इम्प्योर ब्लड होगा ना, तो कैसे होगी, घबरा गई हैं? हाँ, हेलो, ये वेन टाइप का होगा क्योंकि CO2 ज्यादा है। अरे CO2 का प्रेशर ज्यादा हो गई ना, यहाँ CO2 ज्यादा है, अब मजा आया, एकदम भयंकर वाला, मतलब तुम सोच लोगे तो अलग ही लेवल पे मजा आ जाएगा। यहाँ पे CO2 का प्रेशर ज्यादा है, मतलब कितना, 46। तो सुनो, यहाँ मान लो कि O2 और CO2 दोनों हैं, क्योंकि जो हमारा इम्प्योर ब्लड रहता है वहां भी ऑक्सीजन होती है, याद करो, है ना। तो चलिए चलें, आओ फिर सुनिए, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, एल्बुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, देख के सही बोल दो, कितना है, 104, कितना है, 104, यहाँ का कितना है, ले यहाँ कितना है, यहाँ का कितना है, 104, ज्यादा से कम की कम से ज्यादा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, एल्बुलाई से ब्लड में, ज्यादा से कम में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा मतलब प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा से कहाँ जाएगी, कम में। आओ, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना, यहाँ कितना, ज्यादा कहाँ, ऊपर से कहाँ, ये ले, फिर आ गई ना एल्बुलाई में CO2, एल्बुलाई में जैसे आई तो अपन बाहर, यही प्रोसेस होती है एकदम मस्त वाली। तो उसके मुंह साइड क्यों खसती, अरे यार सच में भाई, वो भी बेचारी इंसान ही है, देखो तुम्हारी दोस्त, मेरे तो कोई ऐसा नहीं। देखो इधर देखो, इधर ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 था, एल्बुलाई में 104 था, तो जब डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर से, क्लियर। यहाँ पे CO2 का प्रेशर कितना है, 46, यहाँ पे कितना है, 40, तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, एल्बुलाई में, और जैसे एल्बुलाई में आएगा ये क्या होगा, एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो समझना मेरी बात, ये ऑक्सीजन का एल्बुलाई से ब्लड वेसल्स में जाना, ऑक्सीजन का एल्बुलाई से ब्लड वेसल्स में जाना, अब ब्लड वेसल से CO2 का एल्बुलाई में, एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज तो यही है। अभी तक तो गैस जा रही थी, एक्सचेंज मतलब क्या होता है, ये वाला इधर, मतलब ये वाला इधर, ये वाला इधर। हेलो, ओए ये नहीं बदली, ये क्या कर रही पता है, ये ब्लड वेसल्स को यहाँ डाल रही है, एल्बुलाई को वहां डाल रही है। अबे यार अब जो हमने सिखाया ना, हम इसका 3D एनिमेशन का वीडियो देखेंगे 15-20 सेकंड का, डन।
पूरी तैयारी करके बैठा हूँ। काहे ताली बजाओगी? मजा आ रहा है इसलिए? मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने अभी तक जो जो ज्ञान अर्जित किया है उसको यहाँ फोड़ दो। मतलब देखना समझना कि जो सीखे वो सही है क्या। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, पेराइटल प्लूरा, बिस्लर प्लूरा, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियल, एल्बुलाई, ये सारा कुछ यहाँ पे है ना। आइए, क्या है ब्रीदिंग मैकेनिज्म? क्या है ये देख लीजिए, ये हवा है, इसकी आवाज ही नहीं आती। जरूरत नहीं, डायग्राम देखो फील आएगा। सुंदर कन्या। Breath in on inhalation or expiration. And 2. Breath out or exhalation. लो देखो, यहाँ देखो ये वाला, यहाँ पे थोड़ा समझो। यहाँ से ऑक्सीजन जैसे ब्लड, मतलब ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन गई, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन गई और यहाँ पे ग्लूकोज था। क्या था? यहाँ पे ग्लूकोज था और ऑक्सीजन जैसे ग्लूकोज से मिली, इसका ब्रेक डाउन हुआ और रिलीज हुई CO2। क्या रिलीज हुई?
लेकिन इसके पहले जो ये बताना चाहता है, पता है क्या बताना चाहता है? कि जैसे हमारा बेटा आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसमें 4 बाइंडिंग साइट होती है और चारों से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के कांटेक्ट में आता है तो एक ऑक्सीजन कहाँ आ जाता है? ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। एक ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा? ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, और ये ग्लूकोज को ब्रेक करके रिलीज करेगा CO2, और ये CO2 जाके यहाँ चिपक जाएगा। और जैसे ये CO2 यहाँ जाके चिपकेगा तो ये हो गया इम्प्योर। क्या हो गया? और फिर ये CO2 जो है तो एल्बुलाई में प्रेशर बढ़ा देगा, 46 कर देगा, और ये प्रेशर एल्बुलाई से फिर कहाँ चला जाएगा? आगे आगे। Another gaseous state alveoli. Inside blood vessel, oxygen combines with hemoglobin present in the blood to form more. ये हीमोग्लोबिन फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जब ऑक्सीजन जुड़ गया ना, This compound इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। pumps it to different cells in the body. In the cells, oxygen is used for energy generation. ये देखो सेल पता है क्यों दिखाया बेटा? Carbon monoxide. सुनो सुनो सुनो, सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ हो रहा होगा क्या? ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ हर जगह क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लाइकोलाइसिस का क्या होना होगा? क्रेब्स साइकिल। तो ये सारी चीज कहाँ जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। याद रखिएगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया को जो लास्ट वाला था ना ETS, वहाँ हाफ CO2 रिलीज हो रही थी। इसमें जो भी आप रेड कलर के देख रहे हो वो आर्टरी है। समझ गए? कोई दिक्कत? पक्का?